Good afternoon, class. Today we are going to start your new chapter, chemical reaction and catalyst. In first chapter, we have studied about some compounds, acid, base, and salt, their definitions, their properties, everything about acid, base, and salt and soap. इन सब के बारे में फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट के बारे में. केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो जानेंगे और कैटलिस्ट क्या होते हैं वो जानेंगे. तो सबसे पहले फिजिकल चेंज, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सब्सटेंस में फिजिकल चेंज क्या होंगे, केमिकल चेंज क्या होंगे, ये हम पहले जानेंगे आज. फिजिकल चेंज क्या होते हैं? दीज आर द दूज चेंजेस इन विच देयर इज चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी. कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज है, जैसे कि स्टेट ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि एग्जांपल है आइस. आइस क्या थी? H2O सॉलिड, फिर ये वाटर में कन्वर्ट हो गया और फिर ये गैस में कन्वर्ट हो गया. तो क्या है, जो चेंजेस जो फिजिकली प्रॉपर्टीज़ में हो, जैसे कि स्टेट में हो गया, बट नो चेंज टेक प्लेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज़. की केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए. फिजिकल चेंज क्या होते हैं? दीज आर द दूज चेंजेस इन विच देयर इज ए चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी. कि फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा ओनली, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा. आइस थी वाटर, ये वाटर में कन्वर्ट हो गया और ये वाटर ही वेपर्स में कन्वर्ट हो गया. यहाँ भी H2O, यहाँ भी H2O, यहाँ भी H2O. और जब हम जो कोज है, हमने क्या किया, H2O आइस को हीट किया तो वाटर में कन्वर्ट हो गया. और जब हम हीट नहीं करेंगे, दोबारा कूल कर देंगे तो ये दोबारा वाटर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो क्या है, आफ्टर रिमूवल ऑफ कोज ऑफ चेंज द इनिशियल सब्सटेंस इज अगेंस्ट ऑब्टेन. कि जो इनिशियल सब्सटेंस है वो हमें दोबारा मिल जाएगा. तो ये था हमारे फिजिकल चेंज के बारे में. केमिकल चेंज जिसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो, जैसे यहाँ पे H2O था तो H2O छोड़ के कुछ और ही बन जाए, C2O कुछ भी बन जाए, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होना. और उसके अंदर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है हमेशा. क्या है? दीज आर द दूज चेंजेस विच इन विच देयर इज ए चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस एंड न्यू सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड. कि कंपोजिशन में चेंज आएगा. जैसे कि यहाँ पे इधर कार्बन था, इधर ऑक्सीजन था, कंपोजिशन में यहाँ कार्बन ऑक्सीजन नहीं रहे, इधर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ एक गैस. यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन थे, यहाँ क्या हुआ, बिल्कुल चेंज कम्प्लीटली. कार्बन और ऑक्सीजन चेंज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्म हो गया. हमेशा न्यू सब्सटेंस मिलता है हमें. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आया. ये कार्बन था, इसका अलग काम था. ये ऑक्सीजन था, ये सांस लेने का काम आता है. ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा वेस्टेज. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा, कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं आया. ऊपर आया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज, आइस, वाटर, गैस. तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज जाना. अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, जैसे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, इन दोनों को हमने कंपेयर किया. व्हेन ए सब्सटेंस अंडरगोज ए फिजिकल चेंज इट्स कंपोजिशन रिमेन्स द सेम. उसका कंपोजिशन सेम रहेगा. यहाँ भी H2O था, यहाँ भी H2O है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में, केमिकल चेंज में क्या होता है, यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड. When a substance undergoes a chemical change, its molecular composition is changed entirely. उसका molecular composition जो है वो entirely change हो जाएगा. फिर पढ़ते हैं फिजिकल चेंज जो है वो टेम्परेरी चेंज है. जब उसका कोज हम रिमूव कर देते हैं वो दोबारा अपनी इनिशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन केमिकल चेंज जो है परमानेंट चेंज है. ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो ये दोबारा कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं होता. फिजिकल चेंज अफेक्ट्स ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि शेप, साइज, स्टेट एक्सेट्रा. फिजिकल चेंज से ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ही इफेक्ट होती हैं, कोई केमिकल प्रॉपर्टी इफेक्ट नहीं होती. पानी पानी है, चाहे उसको बर्फ़ में देखो, चाहे उसको हवा में देखो, वो H2O ही रहेगा. ये ओनली शेप, साइज और स्टेट ऑफ मैटर में चेंज होती है. और ये फिजिकल, केमिकल, इसकी हर प्रॉपर्टी चेंज होती है. कार्बन क्या था, सॉलिड था, और बाद में O से मिलकर क्या बनेगा, CO2, ये भी गैस है. तो इसकी फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टी चेंज होती है. फोर्थ पॉइंट, ए फिजिकल चेंज इन्वॉल्व्स नो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. और इसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी होती है और इवोल्यूशन भी हो सकती है. फिजिकल प्रॉपर्टी में एनर्जी का ना ही इनटेक होता है और ना ही इवोल्यूशन होता है. ना ही फिजिकल चेंज को एनर्जी चाहिए होती है और ना ही फिजिकल चेंज एनर्जी देता है. केमिकल रिएक्शन कुछ ऐसी होती हैं जो एनर्जी, जो हीट देती हैं, जो एनर्जी देती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें एनर्जी चाहिए होती है. फिफ्थ प्रॉपर्टी है फिजिकल चेंज इज इजली रिवर्सिबल. बताया था कि जब हम इसका कोज रिमूव कर देंगे तो ये दोबारा
इनिशियल सब्सटेंस से फॉर्म हो जाएगा कि ये क्या है, रिवर्सिबल है। केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल। ठीक है, ये आपने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। आपने 9th क्लास में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा होगा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। द केमिकल रिएक्शन इज रिटन इन शॉर्ट फॉर्म बाय केमिकल इक्वेशन in the form of symbols. The substance participate in chemical reaction are written at the left side of arrow are called reactants, and the substance formed in chemical reactions are written at the right side of arrow are called product. क्या मतलब है कि हमने बताया केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन एक शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शन, जो हम रिएक्शन करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया और क्या मिलता है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में हीट निकलती है। तो हमने यहाँ पे कार्बन, हमने ये सब नहीं लिखा कि कार्बन इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट इज इवॉल्व। हमने सिंपल क्या लिखा, C+O2 गिव CO2। तो ये क्या है, सिंबल वाइज हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबल्स यूज़ करते हैं और जिसको हम एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कि जो हमें कंप्लीट, जो एक ऐसी इक्वेशन जो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है, वो क्या होती है केमिकल इक्वेशन। जैसे कि ये जो रिएक्शन है ये हमें क्या बता रही है रिएक्शन के बारे में, कि कार्बन जो है सॉलिड है, यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है, ऑक्सीजन जो है गैस है, और ये आपस में ऐड होके मतलब रिएक्ट होके क्या फॉर्म कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में हीट भी इवॉल्व कर रही है। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो कंपाउंड एरो के लेफ्ट साइड में रखे होंगे वो होते हैं रिएक्टेंट, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट। द सब्सटेंस फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन आर रिटन एट द राइट साइड ऑफ एरो, जो कि राइट साइड लिखा जाता है एरो के। तो ये होती है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज नथिंग, इट्स ओनली रिप्रेजेंट एंड टेल अस इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल रिएक्शन। कि केमिकल रिएक्शन के बारे में जो हमें इन्फॉर्मेशन दे हम उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब रिएक्शन यहाँ पे दो टाइप की हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। ये आपने पढ़ा होगा, एक्सोथर्मिक जिसके अंदर हीट इवॉल्व होती है, एंडोथर्मिक जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है। दो एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं, कार्बन ऑक्साइड वाला, ये इसके अंदर हीट निकलती है, ये कैसी है, एक्सोथर्मिक। द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, जिसके अंदर से हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, उसे कैसे बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, जिसके अंदर हीट दी जाती है, आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसके अंदर हीट निकल रही है, कैसी है, एक्सोथर्मिक। इसके अंदर हम हीट दे रहे हैं। ये साइन है ट्रायंगल का, ये जो साइन है ऐसे करके किसका है, हीट का, ये हीट दे रहे हैं इस इक्वेशन में। N2 + O2 गिव्स, N2 O2 को हमने गर्म किया, उन्हें हीट दी तो NO मिल गया हमें, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। जैसे कि ये है 2KClO3, हमने हीट किया इसे तो क्या मिल गया, 2KCl + 3O2, पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोराइड, ये सब। तो केमिकल रिएक्शन है कंप्लीट। हमें क्या बता रहा है कि पोटासियम क्लोराइड जो है सॉलिड है, हमने इसको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2। MnO2 जो है कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। हमें क्या क्या मिल जाएंगे प्रोडक्ट, 2KCl + 3O2, पोटासियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, कंप्लीट केमिकल इक्वेशन। और आपके पास एक क्वेश्चन आता, आपने 9th क्लास में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा था। अगर आपसे कोई यूँ पूछे व्हाट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल बिहाइंड द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के पीछे क्या प्रिंसिपल यूज़ होता है, हम बैलेंस क्यों करते हैं, तो उसका आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रखने के लिए। कि जैसे यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन 1 होता, अगर ये मान लीजिए यहाँ पे कार्बन 2 हो रहा है, यहाँ पे कार्बन 1, तो एक कार्बन बीच में कहाँ चला गया, एक कार्बन गायब हो गया, मतलब एक कार्बन का मास गायब हो गया। तो वो हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं करता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए हमें जो है केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ती है, कि इस साइड भी टू मोलिक्यूल्स थे कार्बन के, इस साइड भी 2 मोलिक्यूल्स होंगे कार्बन के। क्यों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए। तो आपने आज कितना जाना कि किसी भी
सब्सटेंस के अंदर फिजिकल चेंज किस टाइप के आते हैं, केमिकल चेंज किस टाइप के आते हैं। फिजिकल चेंज में ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, जैसे कि शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ मैटर। केमिकल में उनका केमिकल कंपोजिशन, उनका जो मोलिकुलर कंपोजिशन है वो ही चेंज हो जाता है और न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। आपने फिर जाना केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन के अंदर ये सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को। ये स्टेट सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, ये सब। ये साइन होता है, ये होता है हीट का, कि हम इस इक्वेशन में हीट दे रहे हैं। जैसे कि एक ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, ये आपने पढ़ी होगी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लेना। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज 6O2। इस चैप्टर में आप इतना याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इन सभी के बारे में। थैंक यू।